प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा। इस आज के व्याख्यान में हम कक्षा बीए पार्ट फर्स्ट के आधुनिक विश्व का इतिहास के अंतर्गत इटली के एकीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इटली का एकीकरण इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इटली का एकीकरण नेपोलियन बोनापार्ट की विजयों के परिणाम स्वरूप हुआ। इटली एक संगठित स्वरूप में नेपोलियन की विजयों के परिणाम स्वरूप सामने आया, किंतु वियना कांग्रेस ने राष्ट्रीयता के सिद्धांत की अवहेलना करते हुए इटली को पुनः छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया। मेटरनिख के शब्दों में इटली मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था। इटली के छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहते थे। 1815 से 1850 तक का इटली का इतिहास पारस्परिक फूट, विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध असफल संघर्ष का इतिहास है। फिर भी इन असफल संघर्षों ने इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। तत्पश्चात जर्मनी के बिस्मार्क की भांति ही इटली में भी मैजिनी और कैबूर जैसे देशभक्त पैदा हुए, जिन्होंने इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता उत्पन्न की। इसी एकीकरण की गतिशील प्रक्रिया में कैबूर का महान योगदान रहा, जिसने इटली वासियों के स्वप्न को साकार किया और 1817 में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। 1815 में इटली की जो स्थिति थी वह नेपोलियन के आक्रमणों से इटली में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ। वहाँ संगठित और एक रूप शासन स्थापित होने के फलस्वरूप इटली के लोगों में राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई। 1815 की वियना व्यवस्था से इटली को पुनः छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया गया। इटली के उत्तर पश्चिम में सार्डिनिया पिडमोंट का राज्य था, जहाँ सेवाई वंश का शासन था। इसके उत्तर पूर्व में लोम्बार्डी और वेनिसिया के प्रदेश थे, जिस पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। परमा, मोडेना और टस्कनी, जो मध्य इटली में थे, यद्यपि स्वतंत्र थे, परंतु उन पर भी ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। मध्य में पोप का अपना स्वतंत्र राज्य था। दक्षिण में नेपल्स और सिसिली थे, जहां बुर्बो वंश के फर्डिनेंड प्रथम का शासन था। यह नई व्यवस्था पूर्णतः निरंकुश, प्रतिक्रियावादी और भ्रष्ट थी। इटली की इस दयनीय स्थिति का चित्रण करते हुए मैजिनी कहते हैं कि हमारा कोई झंडा नहीं, हमारा कोई एक राजनीतिक काम नहीं और न ही यूरोपीय राष्ट्रों में हमारा कोई स्थान है। मैजिनी यह भी कहते हैं कि हम 8 राज्यों में विभाजित हैं, जो सभी एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इन 8 राज्यों की भिन्न भिन्न मुद्राएं हमको एक दूसरे से अलग करके हमें अजनबी बना देती है। मेटरनिख ने भी यह कहा था कि यहाँ का एक प्रांत दूसरे प्रांत के विरुद्ध है, एक नगर दूसरे नगर के विरुद्ध है, एक वंश दूसरे वंश के विरुद्ध है तथा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विरुद्ध है। इटली के लोग भी क्रांति जनित विचारधारा से प्रभावित थे। नेपोलियन महान के समय से उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत हुई, अतः वे निरंकुश, स्वेच्छाचारी, प्रतिक्रियावादी और अत्याचारपूर्ण शासन को
सहन करने को तैयार नहीं थे। अतः अब इटली के देशभक्त अपने देश को स्वतंत्र और संगठित करने के प्रयत्न में लग गए। इटली के लेखकों और साहित्यकारों ने भी राष्ट्रीयता की भावनाओं को उत्तेजित करने में योगदान दिया। इटली के एकीकरण में अनेक बाधाएं मौजूद थी। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इटली के एकीकरण में जो बाधाएं थी उनमें इटली के उत्तरी भाग में ऑस्ट्रिया का प्रबल प्रभुत्व था। परमा, मोडेना और टस्कनी में ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग वंश के संबंधियों और मित्रों के शासन थे। नेपल्स और सिसिली में बुर्बो वंश का शासन था। ये सभी छोटे छोटे राज्य भी ऑस्ट्रिया के प्रभाव के अंतर्गत थे। ऑस्ट्रियन चांसलर मेटरनिख चूंकि राष्ट्रीयता और उदारवाद का कट्टर शत्रु था, प्रतिक्रियावादी विदेशी प्रभुत्व इटली के एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी कठिनाई थे। मध्य इटली में पोप का राज्य भी शक्तिशाली था और पोप का राज्य मध्य में होने से वह उत्तरी और दक्षिणी इटली को दो अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर देता था, जिससे इटली के एकीकरण में एक सबसे बड़ी बाधा पोप का धार्मिक राज्य था। पोप के राज्य को यदि इटली में मिलाने का प्रयत्न किया जाता तो समस्त यूरोप की रोमन कैथोलिक जनता के नाराज होने का भय था। अतः पोप के राज्य को यूरोप के प्रमुख राज्यों का समर्थन भी प्राप्त था। इसके अतिरिक्त इटली के अलग अलग राज्यों की अलग अलग परंपराएं भी उनकी एकता में बाधक थी। इटली वासियों का पारस्परिक द्वेष अत्यधिक तीव्र था और उनमें राष्ट्रीय चेतना का पूर्णतया अभाव था। संपूर्ण इटली में प्रांतवाद के कारण फूट फैली हुई थी। इटली के विभिन्न राजवंशों में एकता के लिए त्याग करने की भावना नहीं थी। वे अपने निरंकुश शासन को बनाए रखने के स्वार्थ के समक्ष राष्ट्रीय एकता को तुच्छ मानते थे और अपने शासन को त्यागने के इच्छुक नहीं थे। इन बाधाओं के कारण इटली के एकीकरण का भविष्य धूमिल दिखाई दे रहा था। यद्यपि उपयुक्त बाधाओं के बावजूद इटली के देशभक्तों ने मिलकर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया था। इसके लिए इटली में अनेक गुप्त संस्थाओं की स्थापना हुई, जिनमें से कार्बोनरी संस्था एक प्रमुख संस्था थी। इस संस्था का प्रमुख केंद्र नेपल्स में था और इसकी शाखाएं समस्त इटली में फैली हुई थी। इस संस्था के दो प्रमुख राजनीतिक उद्देश्य थे: विदेशियों को इटली से बाहर निकालना और वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। कार्बोनरी संस्था में सभी वर्गों के लोग थे और इसी के नेतृत्व में 1831 तक इटली का स्वाधीनता संग्राम वैचारिक संघर्ष वैचारिक रूप में चलता रहा। सन 1820-21 में स्पेन की क्रांति से प्रेरित होकर कार्बोनरी संस्थाओं के नेताओं ने नेपल्स में विद्रोह किया। इस प्रकार इटली में गुप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित क्रांतिकारी आंदोलनों का सूत्रपात हुआ। 1821 में पिडमोंट के देशभक्तों ने विद्रोह किया। नेपल्स और पिडमोंट के विद्रोहियों ने अपने शासकों को खदेड़ दिया, किंतु ऑस्ट्रियन चांसलर मेटरनिख इन उदारवादी विचारों को सहन करने वाला नहीं था। उसने तुरंत हस्तक्षेप किया और दोनों राज्यों के राज सिंहासनों पर पुनः निरंकुश शासकों को बैठा दिया। विद्रोह को कुचल दिया गया, किंतु जन असंतोष अंदर ही अंदर उबलता रहा और विद्रोह अग्नि अंदर ही अंदर सुलगती रही। इसी प्रक्रिया में सन 1830 में नेपल्स और पिडमोंट में पुनः प्रतिक्रियावादी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गुप्त रूप से अपनी तैयारी कर रहे थे
और 1830 में फ्रांस में क्रांति के वक्त जब क्रांति की अग्नि संपूर्ण यूरोप में फैल गई, इसके प्रभाव से पोप के राज्य परमा और मोडेना में भी विद्रोह हुआ। इटली के क्रांतिकारियों को फ्रांस से सहायता मिलने की आशा थी, किंतु फ्रांस की ओर से उन्हें कोई मदद प्राप्त नहीं हुई। इस बार फिर ऑस्ट्रियन फौजों ने विद्रोहियों को कुचल दिया और सभी पुराने राज्यों में फिर से पुराने शासकों को सिंहासनारूढ़ कर दिया। क्रांति की लहर एक बार फिर दबा दी गई, क्योंकि ऑस्ट्रिया की संगठित शक्ति के समक्ष विद्रोहियों की असंगठित शक्ति अधिक समय संघर्ष नहीं कर सकी। इस प्रकार 1820 और 1830 में इटली की एकता स्थापित करने के सभी प्रयत्न असफल हो गए। फिर भी इटली के देशभक्त नेताओं को यह ज्ञात हो गया कि जब तक ऑस्ट्रिया के आधिपत्य का अंत नहीं हो जाता, तब तक इटली अपनी स्वतंत्रता और एकता स्थापित नहीं कर सकता है। अतः उन्होंने अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक समझा कि विदेशी सत्ता का शीघ्र अतिशीघ्र अंत किया जाए। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए केवल कार्बोनरी संस्था ही पर्याप्त नहीं है। ऐसे समय में मैजिनी का उदय हुआ। इटली के देशभक्त अब अधिक सचेत होकर अधिक सूझबूझ से तैयारी करने लगे। इसी समय इटली के राजनीतिक मंच पर जूसेप मैजिनी का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। मैजिनी जिनोवा का एक चिकित्सा शास्त्री का पुत्र था। बचपन से ही देशभक्ति की भावना उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके मन में इटली को स्वतंत्र कराने की प्रबल भावना थी। 1820 की क्रांति से पहले ही वह कार्बोनरी संस्था का सदस्य बन गया और 1830 के विद्रोह में भी उसने भाग लिया था। विद्रोह के दमन के दौरान उसे कैद कर लिया गया और लगभग 1 वर्ष वह जेल में रहा। कारावास से मुक्त होने पर उसे देश से निर्वासित कर दिया गया। तब वह मार्सेल्स पहुंचा और वहीं पर उसने 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने शीघ्र ही कार्बोनरी संस्था का स्थान ग्रहण कर लिया। इस संस्था की सदस्यता के लिए 40 वर्ष से कम उम्र का नवयुवक प्रवेश योग्य था। इनका ध्येय युवकों को शिक्षित और अनुशासित बनाकर देश सेवा के लिए तैयार करना था। मैजिनी का विश्वास था कि इटली के युवकों में देश गौरव और प्रेम की भावना भरकर उन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संगठित किया जाना चाहिए। यदि समाज में क्रांति लाना हो तो क्रांति का नेतृत्व युवकों के हाथ में ही होना चाहिए। नवयुवकों में एक गुप्त शक्ति है तथा जनता पर उसकी आवाज़ का असर जादू के समान होता है। मैजिनी ने युवा इटली के माध्यम से इटली की जनता को 3 नारे दिए। पहला, परमात्मा में विश्वास रखो। दूसरा, सभी भाइयों को एक साथ मिलाओ। तीसरा, और इटली को मुक्त करो। मैजिनी के उद्देश्य स्पष्ट थे। इटली के एकीकरण का चित्र जितना स्पष्ट और निश्चित उसके दिमाग में था, संभवतः और किसी के दिमाग में उतना स्पष्ट चित्र नहीं था। उसने अपने देशवासियों को इटली के एकीकरण का चित्र समझाने के लिए इतनी लगन से काम किया मानो वह किसी धर्म का प्रचार कर रहा हो। युवा इटली ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा, साहित्यिक प्रचार और सशस्त्र क्रांति का सहारा लिया। मैजिनी की लेखनी ने इटली की जनता में संचार किया। मैजिनी के पास शीघ्र ही देशभक्त युवक एकत्रित हो गए। इस प्रकार इटली के एकीकरण को जन आंदोलन में परिवर्तित करने का श्रेय यंग इटली नामक संस्था को दिया जाता है।
उसने राष्ट्र गौरव की भावना, बलिदान का साहस, राष्ट्रीय एकता की चेतना के प्रति दृढ़ विश्वास उत्पन्न किया। मैजिनी के प्रयत्न को फलस्वरूप युवक इटली की जगह जगह शाखाएं खुल गई। 1833 के आरंभ में युवा इटली के सदस्यों की संख्या 60,000 के आसपास पहुंच गई। यंग इटली के माध्यम से राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए इटली में एक शक्तिशाली जनमत का निर्माण हो गया। युवा इटली के अतिरिक्त कुछ अन्य देशभक्त भी इटली की स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहे थे। कुछ देशभक्त उदारवादी राजतंत्र के माध्यम से इटली को स्वतंत्र कराना चाहते थे। वे पिडमोंट सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट के नेतृत्व में इटली को विदेशी सत्ता से मुक्त करना चाहते थे। यद्यपि पहले पिडमोंट सार्डिनिया का राज्य भी प्रतिक्रियावादी था, किंतु धीरे धीरे चार्ल्स एल्बर्ट के समय उनकी नीति में परिवर्तन आया और उसने अपने राज्य में अनेक सुधार किए। इटली के राष्ट्रवादियों का विश्वास था कि इटली के स्वाधीनता संघर्ष का नेतृत्व पिडमोंट का शासक ही करेगा। वे आर्थिक कार्यक्रम और सार्वजनिक शिक्षा सुधार लाकर इटली के एकीकरण को प्राप्त करना चाहते थे। कुछ देशभक्त पोप की सत्ता में विश्वास रखते थे, क्योंकि जब 1846 में पायस नवम पोप बना तो उसने अपनी उदार और दयालु प्रवृत्ति को प्रदर्शित कर अनेक सुधार लागू किए। जो लोग पोप के नेतृत्व में विश्वास रखते थे, वे पोप की अध्यक्षता में इटली के विभिन्न राज्यों का संघ बनाना चाहते थे। इस प्रकार एक मध्यम मार्गी विचारधारा पर आधारित इटली के एकीकरण की एक नई योजना भी जनमत के समक्ष प्रस्तुत की गई। इटली के कुछ देशभक्त जो इटली से निर्वासित कर दिए गए थे, वे विदेशों में रहकर इटली के एकीकरण के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। उनके प्रयत्नों से विदेशों में जनमत इटली तैयार हो रहा था। हाँ भाई साहब।